बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मलिक इरफान आज आपके साथ एक न्यू वीडियो में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंक में से आप अगर लीज़ पे पेमेंट्स लेते हैं तो उनको एफबीआर की जो टैक्स रिटर्न है उसमें कैसे डिक्लेयर करना है और जो रिमेनिंग पेमेंट रह गई हो उसको कैसे आपने मेंशन करना है, और जो आपने गाड़ी ले ली है आपके नाम पे अभी उसके मतलब ये है कि अब पार्शली पेमेंट आपने इंस्टॉलमेंट्स में कर दी है और उसके बाद आपकी पेमेंट्स रहती हैं, उसको कैसे आपने डिक्लेयर करना है अपने रिटर्न में, ये मैं आपको बताऊंगा। बाकी टैक्स रिटर्न को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी फॉर्म को ओपन किया हुआ है। जब आपको पता है फॉर्म ओपन हो तो ड्राफ्ट में जाता है, ड्राफ्ट में हम जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो सैलरी है यहाँ से मैंने इसको ऐड किया और ये वाली डिटेल्स आपको मिलती हैं। कोई भी डिपार्टमेंट है उसके पास जो आपको सैलरी स्लिप मिलती है उसमें ये सारी डिटेल्स होती हैं। तो 12 महीनों की जो है आपने सैलरी की डिटेल्स वो वहाँ पे जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा सैलरी का तो उस पर डिक्लेयर्ड होता है, उस पर अलाउंसेस डिक्लेयर होते हैं और डिडक्शन जो है वो डिक्लेयर्ड होती हैं, और आपके अलावा इसके अलावा जो टैक्स है वो भी डिक्लेयर होता है। टोटल सैलरी भी डिक्लेयर होती है जो कि ये है 24,53,656 24,53,656। तो ये सैलरी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब यहाँ पे क्योंकि इसका और कोई बिजनेस नहीं है, प्रॉपर्टी से कोई इसको नहीं आ रही पेमेंट्स वगैरह, तो यहाँ पे हम इसको स्किप कर देंगे, आगे जाएंगे। बिजनेस अगर होता है, बिजनेस और सैलरी दोनों होती है, तो आपने बिजनेस सैलरी का यहाँ पे डिक्लेयर करना है। अदर रेवेन्यू से अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो भी यहाँ से डिक्लेयर करनी है। तो फर्दर इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट यहाँ पे जाना है टैक्स चार्जेबल के ऊपर। टैक्स चार्जेबल के ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो आपने एडजस्टमेंट ऑफ टैक्सेस के ऊपर जाना है। एडजस्टमेंट ऑफ टैक्सेस के ऊपर हम गए तो सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 149। कीप इन माइंड कि सैलरी एम्प्लॉयज़ की जो सेक्शन है जिसकी में सैलरी के मतलब सैलरीड पर्सन के ऊपर डिटेल्स दी गई है वो टैक्स जो लॉ है 2001 उसका सेक्शन है 149, उसमें ये सारी डिटेल्स दी गई हैं। तो ये इसकी होगी टोटल सैलरी और ये इसका जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो है, ये आपकी उस सर्टिफिकेट के ऊपर दिया होता है। तो 3,26,004 रुपीज़ जो है इसके टैक्स डिडक्ट हुआ है। तो ये वाला आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे यहाँ पे तो फिर आपको जो टैक्स है, एडमिटेड टैक्स है, वो यहाँ पे आप जाएंगे कंप्यूटेशन के ऊपर तो वो यहाँ पे एडमिटेड टैक्स ये सारा आ जाएगा, इसको मेंशन करना ज़रूरी है। तो फर्स्ट हम एडजस्टेबल टैक्स को कवर करते हैं। इसमें यहाँ पे टैक्स आपने डाल देना है और इसको कैलकुलेट कर देना है। टैक्स ऊपर देखें ना, ये टैक्स कलेक्टेड डिडक्टेड यहाँ पे आ रहा है तो इसको आपने ऐड कर देना है। अब नेक्स्ट इसका जो फ़ोन इसमें इसने गाड़ी ली है जो बैंक से इंस्टॉलमेंट के ऊपर ली है तो उसमें जो टैक्स कलेक्ट हुआ है तो वो भी यहाँ पे ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे ऐड कर देना है। ये आपको डिटेल्स मालूमात से मिल जाएगी। मेरी काफ़ी सारी वीडियोस हैं मालूमात के ऊपर भी, तो मालूमात से कैसे डिटेल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करनी है और यहाँ पे ऐड करनी है वो भी आप करते जाएंगे। फ़ोन के ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो भी यहाँ पे इसमें मेंशन कर दिया है। यहाँ पे अगर आपका कोई लाइक डिडक्शन अलाउंसेस है, आपका कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो उसकी डिटेल्स वगैरह हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और एडमिसिबल बैंक जितने भी होंगे वो आपको टैक्स में से मतलब रिलीफ दिलवाएगा। इसी तरीके से ज़कात है, वर्क वेलफेयर फ़ंड, और कीप इन माइंड के ये ज़कात, वर्क वेलफेयर फ़ंड और ये जितनी भी हैं चीज़ें, ये गवर्नमेंट में जो रजिस्टर इदारे हैं उनको आपका अगर कोई फ़ंड जाता है, ज़कात जाती है, बैंक के थ्रू जाती है तो फिर आप इसको क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। आप करेंगे तो फिर ऑब्जेक्शन आएगा, ऑडिट भी आएगा, नोटिस भी आएगा कि आप बताएं कि कौन से डिपार्टमेंट को आपने ये पे किए हैं। तो आप कहेंगे कि मैंने तो एक पर्सन को पे किए हैं, तो उसके ऊपर आपको फिर ऑब्जेक्शन भी आएगा, नोटिस भी आएगा, पेनल्टी भी लगेगी।
कि आपको अगर ये नहीं पता कि किस सेक्शन में यहाँ पे मेंशन है, तो आप ने खुद से क्यों इसको एवेलुएट किया कि नहीं मैं किसी को भी दूंगा तो यहाँ पे मैं क्लेम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप सिर्फ वो डिपार्टमेंट जो रजिस्टर हैं, जिनको ऑथराइज़ किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो चैरिटी के हों, चाहे ज़कात के हों और वेलफेयर के हों, उनको अगर आपने पेमेंट किया तो यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे हो गया ये वाला टैब। अब कंप्यूटेशन पे जाए, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स जो है, टोटल इनकम आ गई, टैक्सेबल इनकम आ गई, ठीक है, और जो टैक्स चार्जेबल है वो आ गया, जितना भी टैक्स हुआ है। अब यहाँ पे विद होल्डिंग टैक्स जो बन रहा है टोटल, ये इतना बन रहा है 4,52,714 रुपीज़, ठीक है, ये आ गया। अब ये इसका रिफ़ंड है, ये रिफ़ंड इंशाल्लाह हम क्लेम करेंगे जब ये टैक्स रिटर्न्स वगैरह के मामलात सारे ख़त्म हो जाते हैं, फिर हम रिफ़ंड क्लेम करेंगे। और रिफ़ंड अगर आपका वैलिड हो तो फिर आप डेफिनेटली आप क्लेम करके FBR से आप क्लेम करके ले भी सकते हैं। बट ये है कि थोड़ा प्रोसीजर टेक्निकल है, लेंथी है, लेकिन रिफ़ंड मिल भी जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो आ जाएगी, जिसको नॉर्मल टैक्स इनकम, नॉर्मल इनकम टैक्स आ रहा है, तो ये जो टैक्स कटा है, ठीक है, इसके ऊपर, और जो टैक्सेबल इनकम है, अब इसको कॉपी करके आप ले जाएंगे वेल्थ स्टेटमेंट पे। वेल्थ स्टेटमेंट में सबसे पहले रिकंसाइलेशन के ऊपर आप यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ पे इसको इंटर कर देंगे। यहाँ पे इसको आप जो आपकी टैक्सेबल इनकम है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो आपकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसमें इसका फिर आगे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, जो जिसके ऊपर टैक्स लगना था उस इनकम को आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। आपने यहाँ पे ऐड किया, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो आएंगी नीचे, पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं उनको ऐड किया गया है, ठीक है, वो टोटल बन रहे हैं 11,87,656, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये कहाँ से आई है डिटेल्स वगैरह, ये तो आ गया रिकंसाइल वाला पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स जो हैं वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे ये जो टोटल एक्सपेंसेस हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस, ये यहाँ पे हम इस टैब में ऐड करेंगे और जितनी भी डिटेल्स हैं वो हम इसमें ऐड ऑन करेंगे। ये इसका रेंट है, रेंट दिया है, व्हीकल्स मेंटेनेंस वगैरह जो है वो इतनी बन रही है, ट्रैवलिंग के जो है वो 34,000 बन रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के 55, और इस तरीके से आप जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको ऐड करेंगे, और अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो हैं वो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये टोटल मिला के ये बने, जो कि यहाँ पे रिकंसाइल में आपके पास यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस की शक्ल में आ जाएंगे। अब आ जाते हैं पर्सनल एसेट्स के ऊपर। इसके बाद आप पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज़ के सेक्शन में आएंगे। ये इसकी जो प्रीवियस एसेट्स की डिटेल्स हैं वो हैं। अब जो न्यू एसेट आया है वो आया है जो बैंक से गाड़ी ली गई है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, ये वाली यहाँ पे आप ऐड करेंगे मोटर व्हीकल में, इसका मॉडल और इसकी टोटल अमाउंट। अब जो इसने पे किया है वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे, और फर्दर वो आप इसको ले जाएंगे यहाँ पे जो लायबिलिटीज़ का सेक्शन है। लायबिलिटीज़ के सेक्शन में आपने यहाँ पे जो रिमेनिंग अमाउंट रहती है, क्रेडिट्स, लोन वगैरह यहाँ पे जो आ रहा है, तो इसको आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। अब ये इसकी जो पेमेंट्स है यहाँ पे जब आ जाएगी तो फिर रिकंसाइल अमाउंट में यहाँ पे आपको ये ज़्यादा नज़र आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने जो एडजस्टमेंट करनी है वो करनी है आउटफ्लोज में। एडजस्टमेंट ऑफ आउटफ्लोज जो है वो पेमेंट्स वगैरह जो
रहती है इंस्टॉलमेंट की, वो यहाँ पे जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा और आप फिर रिटर्न को सबमिट करने के काबिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने फिर आगे उसको सबमिट कर देना है सेव करके और आपकी रिटर्न फाइनलाइज हो जाएगी। फिर आपने प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करके आपने फिर उसको चेक कर लेना है कि क्लाइंट को भेजना है, क्लाइंट को भेज दें या खुद ही उसको चेक कर लें। तो 60 डेज़ का वैसे भी टाइम होता है सेल्फ असेसमेंट का अंडर सेक्शन 120। आप इसको रिवाइज कर सकते हैं विदाउट कमिश्नर अप्रूवल अगर आपकी कोई चीज़ मिसिंग हो। तो मोस्टली लोग जो है इस बात को नहीं जानते, लेकिन ये आपको लॉ प्रोविजन देता है कि आप 60 डेज़ के अंदर कोई गलती आपने की है तो रिवाइज कर लेंगे विदाउट कमिश्नर परमिशन, तो अप्रूवल के बगैर ही आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। होप सो आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा। आपको इस वीडियो में कोई चीज़ मिसिंग आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, जिससे मुझे हौसला अफजाई भी मिलती है और मुझे पता चलता है कि मुझे कंटेंट में क्या इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, मुझे कंटेंट में क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए जो कि आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।